आई होप स्क्रीन जो है वो आप सभी को शो हो रही होगी, और इस तरह से हमारी पूरी क्लास रहेगी, मतलब जितने भी हमारी क्लासेस रहेंगी वो ऑलमोस्ट जो है वो हैंड रिटन नोट्स में होंगी। कोशिश हमारी वर्ड फाइल में भी रहेगी कि जहां पर हमें फैक्ट पढ़ने हैं वहां हम वर्ड फाइल में बनाएंगे, ताकि जो है वो इजीली समझ आए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो मैक्सिमम हम कवर करेंगे पूरा का पूरा एच पी जी के प्लस साथ में जो हाई कोर्ट के जितना भी हमने वो वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हमें पीएचडी नहीं करनी है। पहला पॉइंट आप सभी ध्यान में रखना, जो स्पेशल हाई कोर्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, एक कोर फैक्टर यही होता है कि पीएचडी नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट में, हमें उतना पढ़ना है कि पेपर निकल जाए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया पेपर में कि जो कि मतलब एक पता ही नहीं है कि कहां से आया, तो फिर वो किसी को भी नहीं आएगा। ये एक सिंपल सा फैक्ट रहता है जो आपको हमेशा प्रिपरेशन से पहले पता होना चाहिए, कि जब भी तैयारी करने लगोगे तो हमेशा ये सोचना कि एग्जाम निकालना है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितने से एग्जाम निकल जाए, बस बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो एचपीजी की क्लासेस हम ऑलमोस्ट यहाँ पर 31 डेज होते हैं, इन 31 डेज में एचपीजी की क्लासेस को कवर करेंगे, और हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने न्यू सिलेबस रिलीज किया है उसी को हम कवर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हाईकोर्ट भी देखो एक तरह से गवर्नमेंट का ही पार्ट है, और गवर्नमेंट से अगर लिंक कर रहा है हाईकोर्ट तो डेफिनेटली गवर्नमेंट सोर्सेज रहेंगे। तो हाईकोर्ट भी पॉसिबिलिटी यही रह सकती है कि वो गवर्नमेंट ने जो रिलीज किया है एचपी का सिलेबस उसी को फॉलो करे। तो शुरुआत हम ज्योग्राफी के साथ करेंगे, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के। मैप बेस्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की। देन उसके बाद माउंटेन सिस्टम, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हिमालयस के बारे में हम पढ़ेंगे। रिवर सिस्टम, लेक्स, पासिस, स्प्रिंग्स, ठीक है, प्रोमिनेंट वैलीज, क्लाइमेट, रेनफॉल और सॉइल्स, ये सभी हम यहां पर कवर करेंगे, और बिल्कुल इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। देन उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहां पर मतलब हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, वैदिक कल्चर से लेकर गजनवी तक पूरा कवर करेंगे एक ही क्लास में। फिर उसके बाद क्या इंपैक्ट रहे हिमाचल के ऊपर, फिर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तीनों फ्रंट से देखेंगे। प्लस यहाँ पे हिमाचल के राजाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे राजपूत रूल जो हिमाचल में था वो किस तरह से था, कौन कौन रूलर थे, और गजने के भी टाइम पे कौन कहाँ का रूलर था। इस तरह से बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलेंगे। मेडिवल में भी सिमिलर पढ़ेंगे। मेडिवल देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, 6th सेंचुरी से पढ़नी है, 6th सेंचुरी एडी से लेकर जो है वो 18th सेंचुरी तक। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको बहुत सिंपल बनाएंगे। हम दिल्ली सल्तनत और हिमाचल पढ़ेंगे, सिंपल, कि दिल्ली सल्तनत के जो राजा हुए, दिल्ली सल्तनत के जो एम्परर हुए, सुल्तान, और हिमाचल प्रदेश के कौन से राजा से लिंक करते हैं और उन्होंने क्या प्रभाव हिमाचल प्रदेश पर डाला। फिर उसके बाद मुगल की अगर हम बात करें, जैसे कि आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 से बाबर जो है वो रूल करना शुरू कर देता है दिल्ली पे। तो देन उसके बाद दिल्ली से हिमाचल किस तरह से लिंक कर रहा है इसको हम समझेंगे पूरा, और मुगल रूल का इंपैक्ट देखेंगे हिमाचल के ऊपर सीधा, बस कुछ नहीं एक्स्ट्रा जाएंगे। फिर उसके बाद मॉडर्न में हम क्या करेंगे, सिख को पढ़ेंगे, जस्सा सिंह कन्हैया, जय सिंह कन्हैया सॉरी, और जस्सा सिंह आलूवालिया। ये दो पर्सनैलिटीज महाराजा रंजीत सिंह से पहले हो रखे हैं। और उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह। अब जब महाराजा रंजीत सिंह को पढ़ेंगे ना तो हम स्पेशल पढ़ेंगे सतलुज रिवर। सतलुज रिवर क्योंकि पंजाब की ईस्टर्न बाउंड्री थी, प्लस सतलुज रिवर के साथ हम कांगड़ा को और बिलासपुर, ये दो चैप्टर है इंपॉर्टेंट, एक अलग मतलब साथ में ही लिंक करेंगे। कांगड़ा और बिलासपुर, प्लस एक साथ में आता है गुरखाज। अगर गुरखाज नहीं आते तो शायद संसार चंद जो है वो महाराजा रंजीत सिंह से मदद के लिए नहीं जाता, और अगर गुरखाज नहीं आते तो शायद संसार चंद और ज्यादा स्ट्रांग बन जाता। तो ये पॉइंट हम लिंक करके यहां पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर महाराजा रंजीत सिंह नहीं आते, ठीक है, पंजाब में, पंजाब से हिमाचल में एंट्री नहीं करते संसार चंद की रिक्वेस्ट पे, तो शायद गुरखाज डिफीट नहीं होते, और अगर गुरखाज डिफीट नहीं होते तो शायद ब्रिटिशर्स की एंट्री नहीं होती, क्योंकि गुरखास जब डिफीट हुए तो वो अर्की सुबाथू वाले रीजन में आकर रहना शुरू कर दिया, तो मतलब ब्रिटिश टेरिटरी में घुसना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर ब्रिटिशर्स के साथ जो है वो उनका रिजल्ट, मतलब ब्रिटिशर्स के साथ उनका जो रिजल्ट रहता है दैट इज आपका एंग्लो नेपाल वॉर। अगर एंग्लो नेपाल वॉर नहीं होती तो शायद हिमाचल प्रदेश में दो तरह से, कांगड़ा हिल स्टेट और आपका शिमला हिल स्टेट, ये दो डिवीजन नहीं बनी होती। फिर ये दो डिवीजन बनी तो दैट मींस ब्रिटिशर्स का इंपैक्ट ऑन हिमाचल। जब ब्रिटिशर्स का इंपैक्ट ऑन हिमाचल बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स के साथ दोस्ती कर ली, और इस दोस्ती का सबसे बड़ा एग्जांपल रहता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में मोस्ट ऑफ द हिमाचल के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को। एक राजा थे जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, उनका नाम क्या था रिवोल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिशर्स को? शमशेर सिंह। कहां के थे ये राजा? रामपुर।
बुशहर रामपुर, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल में हम रिवोल्ट ऑफ 1857 को देखते हैं। देन 1857 के बाद ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स के टुवर्ड जो फ्रेंडली रिलेशंस बना दिए, यानी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था वो अबॉलिश कर दिया, कोई फर्दर एनेक्सेशन नहीं होगा, राजपूतों के साथ दोस्ती हो गई। देन उसके बाद सेकेंड फेज, अगर ब्रिटिशर्स जो है वो एक तरह से रूल ऑफ लॉ नहीं शुरू करते तो शायद डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो पूरे नेशन वाइड चली वो हिमाचल में भी नहीं चलती। तो हम 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी के बीच में जितनी भी मूवमेंट्स हो रखी है, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे वो आपका सोशल मूवमेंट हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक, सोशल में अगर हम बात करें तो बेगार के अगेंस्ट, ठीक है, जो बेगार प्रथा के अगेंस्ट, बेगार सिस्टम था उसके अगेंस्ट जो लीडर्स ने वॉइस रेज करी हिमाचल प्रदेश में, और डेमोक्रेटिक में हम प्रजामंडल मूवमेंट, तो इस तरह से कवर करेंगे। पीजेंट्स में अगर हम बात करें सुकेत सत्याग्रह सबसे बड़ा एग्जाम्पल। प्लस देखो अगर हम इस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे ना तो अभी एग्जाम अगर आप देखोगे रिसेंट एग्जाम एचएस का, तो वहां पर मेंस में क्वेश्चन भी इस तरह से ही पूछा गया है, अभी वो डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछ रहे, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इस तरह से लिंक करके पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। जब पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं 1948 से लेकर 1971 तक हिमाचल की फॉर्मेशन की बात करेंगे, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री भी कहा जाता है हिमाचल की। तो हिमाचल किस तरह से बना ये पूरा देखे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट किस टाइम पे ऐड की और कितना रीजन ऐड हुआ। प्लस उसके बाद हमारा टारगेट साथ में रहेगा, हम ना स्टेट लेजिस्लेचर को साथ में पढ़ेंगे। दैट मीन्स कि लक्ष्मीकांत का वो पार्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ लिंक करता है, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, गवर्नर, स्पीकर, ये सभी साथ में कवर करेंगे क्योंकि हिमाचल की पॉलिटी में ये भी कवर होता है। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। मुझे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के एग्जाम्पल बताओ एक एक हिमाचल से, कि हिमाचल में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल और कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। मुनीष सर आप बताओ। हिमाचल में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका ना जो जो एक आर्टिकल मेंशन्ड है हमारे संविधान में, कोई और भी बता सकता ये कमीशन जो है, एक्ट है? कमीशन। अच्छा था ये। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बताओ फिर। इतना सोचना नहीं है, जल्दी आने चाहिए आंसर। नेशनल सीआईडी नेशनल। हाँ जी। सीआईडी सीआईडी वगैरह जो है वो। सीआईडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन सीआईडी सेंटर की है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो सकता है ना नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस तरह से हम लिंक करके पढ़ेंगे। देन उसके बाद जुडिशरी, देखो सुप्रीम कोर्ट को तो सब पढ़ते हैं, हमें पता है सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट है, और जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तभी पढ़ते हैं, लेकिन हम हिमाचल की पॉलिटी में हाई कोर्ट को भी पढ़ेंगे। फिर हाई कोर्ट के जितने आर्टिकल्स हैं वो यही साथ में करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के साथ में फैमिली कोर्ट्स और जो अदर ट्रिब्यूनल्स बनते हैं उनको भी कवर करेंगे। पंचायत सिस्टम, यानी कि आपका लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट, जिसको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी कहा जाता है, इसको हम कवर करेंगे, जिसमें हम पंचायत और अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन दोनों को लिंक करके साथ में पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा स्टेट पॉलिटी कवर हो जाती है इनमें, और ये कोर रहता है। तो देखो लक्ष्मीकांत का इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग द स्टेट गवर्नमेंट आपका यही कवर हो जाएगा हिमाचल के साथ ही, और टारगेट रहेगा इसके लिए 4 to 5 क्लासेस में कवर करेंगे इसको। फिर उसका बाद एचपी इकोनॉमी। तो सबसे पहले तो एचपी इकोनॉमी में हम क्या करेंगे, इसको फेज वाइज पढ़ेंगे, जिसमें हम इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की। जैसा आपका 1948 से लेकर 1971 तक हिमाचल की जो हिस्ट्री थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री, वो किस तरह की थी, हमारी जो स्टेट थी उसमें हम जो है वो किस तरह की क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे, ग्रीन रेवोल्यूशन का हिमाचल पर क्या इफेक्ट पड़ा। ये कंसेप्ट्स ना मेंस बेस रहते हैं, लेकिन अगर हम, ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट पे रुक जाएंगे, हमें पढ़ना तो आगे भी है। तो हम एक कहानी क्रिएट करके पढ़ेंगे, ताकि इकोनॉमी में आज अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में आज हम इतने डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर का इतना शेयर है हमारी जो स्टेट जीडीपी होती है उसमें, तो पहले कितना था ये पता होना चाहिए। और फिर हम जब ये कहते हैं कि आज के टाइम पे सेकेंडरी और टर्शरी जो सेक्टर्स है उनका शेयर जो है वो इंक्रीज हुआ है, एग्रीकल्चर का कम हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर का क्यों कम हुआ है और पहले क्यों ज्यादा था। बहुत इजीली रहेगा देखो, और इसको हम एक स्मॉल फॉर्मेट में डायरेक्टली लिंक भी कर सकते हैं एक छोटे से कंसेप्ट के साथ जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल, हिमाचल प्रदेश में
पहले एग्रीकल्चर इसलिए होता था क्योंकि नौकरियां कम होती थी, लेकिन आज के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा है कि लोग जो है वो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं लेते। आज के जो यंगस्टर्स हैं वो एग्रीकल्चर में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है जितना वो सोचते हैं कि यार प्राइवेट कंपनी में चले जाओ, सिंपल 15 से 20 हजार मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर खेत में तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर चैलेंजेस रहते हैं। क्लाइमेट चेंज का एक सबसे बड़ा चैलेंज रह रहा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अभी बारिश किस तरह से डिले हो रही है। ऑलमोस्ट विंटर आधा तो सूखा ही चला गया, ड्राई सीजन आ गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो मानसून में भी हमने देखा बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो फिर बहुत सारी जो है वो क्रॉप्स खराब हो गई थी। इवन लाइक एप्पल्स के ऑर्चर्ड अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये पूरे फीचर्स कंसेप्ट्स को हम लिंक करके पढ़ेंगे, फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को भी पढ़ेंगे। देखो लिंक कैसे कर रहा है। फॉर एग्जांपल लाइक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कब बनी थी, तो ये कंसेप्ट जो है वो एक फैक्चुअल कंसेप्ट हो गया। ये लिंक करता है इकोनॉमी के साथ भी। हम स्कीम्स डाटा साथ में कवर करेंगे और इकोनॉमिक सर्वे को भी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे बजट के यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन रहेंगे। देन उसके बाद एचपी सोसाइटी की अगर हम बात करें, एचपी सोसाइटी में हमारा टारगेट रहेगा कि हम ट्राइबल कल्चर को, फेयर एंड फेस्टिवल्स, टेम्पल्स और उनके टाइप्स, प्लस ये हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक तो ओवरऑल देखेंगे कौन सा टेम्पल कहां पे है, प्लस जब हम डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे, जब डिस्ट्रिक्ट वाइज हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इस डिस्ट्रिक्ट में ये टेम्पल है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, पूरा प्रॉपर। स्कूल्स पढ़ेंगे, यानी कि आपका पेंटिंग्स के जो स्कूल है, अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, इनके थीम के बारे में पढ़ेंगे। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन पर्सनैलिटी से लिंक करता है। ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि जैसे कांगड़ा रीजन है, अब कांगड़ा डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है, क्योंकि फर्टाइल वैलीज है। जब फर्टाइल वैलीज वहां पर है, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद वहां पे शिवालिक क्रॉस कर रही है। अब जब शिवालिक क्रॉस कर रही है तो शिवालिक में दो तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। शिवालिक में जो है वो दो तरह की जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन होती है ट्रॉपिकल और दूसरी होती है सब ट्रॉपिकल। अब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कहीं ना कहीं मॉनसून के साथ लिंक करते हैं, और यहां पर चारों सीजन आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब विंटर उतनी ज्यादा नहीं होती है, जहां पर सर्दी ज्यादा नहीं होगी वहां पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, और जहां पर एग्रीकल्चर अच्छा होता है वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। फिर उसके बाद सोशल कस्टम्स के बारे में भी यहां पर पढ़ेंगे, लाइक मैरिजेस, डाइवोर्स और अदर जितने भी रहते हैं वो सभी कवर किया जाएगा। ये पूरा फैक्चुअल रहेगा, और कोशिश रहेगी कि ट्रिक्स के थ्रू भी इनको पढ़ें। देन उसके बाद प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ेंगे, कि जैसे आपका वाइस परमार हो गया, या और जितने भी हो गए, बाबा भलकू हो गया, या जितने भी पर्सनालिटीज हैं जो कि हिमाचल से लिंक करते हैं और जिनका जो है वो रोल फ्रीडम स्ट्रगल में भी रहता है, इनको हम पूरा कवर करेंगे। प्लस हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर भी हम कवर करेंगे। और जब हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर की बात की जाती है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देता हूं, दैट इज सुख आश्रय योजना। सुख आश्रय योजना को आप अगर करंट बेस्ड अप्रोच के साथ चल रहे हो तो आप अपने एसए में इंक्लूड कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर के लिए सुख आश्रय योजना शुरू की है। तो जब आप हिमाचल सेंट्रिक पॉइंट्स ऐड करोगे तो उससे जो है वो आपका एसए हो चाहे फिर आपका आंसर हो वो यूनिक बनेगा। तो ये बेसिक अप्रोच जो है वो हम लेकर चल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये पूरा का पूरा हमारा जो टारगेट रहेगा नेक्स्ट 31 डेज के लिए। यस सर। ऑलमोस्ट सभी को, मतलब कोई ऐसा जो नहीं समझ आया हो किसी को, या किसी का कोई डाउट हो कि यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। नो सर। सबको क्लियर है। आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं, बेटर रहेगा, क्योंकि चैट को तो हम स्क्रीन दूसरी शेयर करते हैं तो उसमें चैट का तो नहीं पता चलेगा कि किसने क्या मैसेज किया, बट लेकिन आप माइक ऑन करके बता सकते हैं सिंपली। ठीक है सर, क्लियर है। ओके, तो फिर नेक्स्ट हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी ऑफ एचपी में। हम जो है वो मतलब ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश से शुरू करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट सा एक पॉइंट आता है कि क्यों ज्योग्राफी पढ़ी जाती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बेशक चाहे हम ये बात करते हैं कि हाई कोर्ट का एग्जाम है, ठीक है, इवन लाइक अगर आप देखोगे पुलिस के एग्जाम में भी ना डायरेक्टली मेंशन कर रखा है, हिस्ट्री तो उन्होंने बाहर कर दी, उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्यों? हमें अपने एरिया को पता होना चाहिए, जो अपनी कौन पहला सी पॉइंट, पहाड़ियाँ। हमें अपने एरिया के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, सर क्लाइमेटिक कंडीशंस को जानने के लिए और जो उससे चेंजेस होते हैं उनको समझने के लिए, ज्योग्राफी के, नेचुरल रिसोर्सेज को। हाँ ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड, थर्ड पॉइंट, सभी लोग एक्टिव है, सभी लोग बोलेंगे क्लास में, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जो नए ज्वाइन करे हैं वो भी बताओ। अंकिता मैम आप भी बता सकते हैं।
मैम क्लियर नहीं सुनाई दी, थोड़ा जोर से बोलेंगे। मैम क्योंकि हिमाचल में जो है हिमालयास भी है और प्लेन एरियाज भी आते हैं, तो इम्पोर्टेंट रहता है दोनों एरियाज को पढ़ना। ओके, कोई और बताएगा? सर ये ज्योग्राफी कल्चरल डाइवर्सिटी में भी हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक जो है, डाइवर्सिटी रहती है कल्चर्स की हाँ, और ओके, तो दैट डिफरेंट मीन्स, पीपल को भी। ठीक है मैम, बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि ज्योग्राफी हमें इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि सबसे पहला पॉइंट हमें पता चलता है कि हम किस रीजन में रह रहे हैं। सेकंड, उसके बाद हमें उस रीजन के कल्चर को अगर पढ़ना है तो वहाँ की ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, हमें सोसाइटी को अगर समझना है तो हमें ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं लाइक फॉर एग्जांपल हिमालयन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हिमालयन स्टेट है हिमाचल प्रदेश, तो इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि कितना रीजन जो है वो हिमालयाज का हिमाचल में है, या हिमालयज हैं तो उनका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए। ये सभी के लिए हमें जो है वो एचपी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है। प्लस एक पॉइंट और है, लोकेशन, हम कहाँ रहते हैं ये बताने के लिए हमें जो है वो ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि एरिया और लोकेशन की बात करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, और एरिया वाइज जो है वो हिमाचल प्रदेश 17 स्टेट है। यहां पर एक पॉइंट मैं आपको साथ में लिंक करूंगा, याद रखना, एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश 17 स्टेट है। जब हिमाचल बना था 25 जनवरी 1971 में तो 18वीं स्टेट था, और जब हिमाचल प्रदेश 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हम पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं तो 22वीं स्टेट है। तो ये 3 पॉइंट्स एक साथ लिंक हो गए। 17th जब एरिया वाइज बात करते हैं, और जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन वाइज तो 18th, और जब हम बात करते हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कि पॉपुलेशन वाइज कैसे है तो 22 सेकंड, यानी कि 22वीं जो है वो स्टेट हिमाचल प्रदेश है। देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश कहां पर लोकेटेड है? वेस्टर्न हिमालयाज में। देखो इस तरह से हिमालयाज यहां पर डिवाइड होते बनते हैं, और ये वाला जो रीजन है दैट इज वेस्टर्न हिमालयाज, यहां पर जो है वो आपके हिमाचल है। और हिमाचल में हिमालयाज जो है वो हिमाचल का ऑलमोस्ट 10.54% एरिया कवर करते हैं। तो ये बेसिक हम याद कर सकते हैं। लाइक आप अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन में आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं कि हिमाचल जो है वो हिमालयन स्टेट है, जो कि आपका 10.4% एरिया जो है वो कवर करता है हिमाचल प्रदेश का, हिमालयस का। इस तरह से आप बता सकते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सबसे पहले पता होने चाहिए कि बेसिक है क्या। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक इमेजिनरी लाइंस है। लैटिट्यूड को कहा जाता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, और जो डिग्री जो ये बनाते हैं, जो एंगल बनाते हैं, उसको कहते हैं लैटिट्यूड। प्लस लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड उनको कहा गया है। तो आपका सबसे पहले यहां पर ईस्ट से लेकर जो वेस्ट तक जो इमेजिनरी लाइन है दैट इज योर लैटिट्यूड, और नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जो हमें यहां पर लाइंस मिलती हैं, ये जो कनेक्ट करते हैं नॉर्थ टू साउथ पोल, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है आपने पढ़ा नहीं है पहले, ऑलमोस्ट सभी ने जो है वो ज्योग्राफी पढ़ रखी है। सबसे बड़ी लैटिट्यूड कौन सी होती है? ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हाईकोर्ट में आ सकता है। इक्वेटर लाइन सर। सबसे बड़ी जो लैटिट्यूड है दैट इज इक्वेटर। अभी सेकंड क्वेश्चन, सबसे बड़ी लॉन्गिट्यूड कौन सी है, यानी कि मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड? 0 डिग्री। सर ये तो सारी मतलब सेम लेंथ होती है शायद से। ये सारी हाँ, की है ही सारी नहीं। सेम लेंथ की होती है, इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। इक्वालिटी के कंसेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और यहां पे जो ध्यान से समझना, जो लॉन्गिट्यूड्स है ना उनके बीच में डिस्टेंस इक्वेटर की तरफ इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? डिक्रीज। इक्वेटर की तरफ, मैम ध्यान से सुनना, इक्वेटर की तरफ लॉन्गिट्यूड। इंक्रीज लॉन्गिट्यूड के केस में इंक्रीज करता सर। इंक्रीज करता है, क्योंकि देखो अच्छा। यहाँ पर ये इस तरह से नॉर्थ से साउथ पोल पे मिल रही है ना जाके, इस तरह से अगर हम इसको बनाएं यहाँ पे, तो अभी यहाँ पर क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट में समझो। याद रखना कि लॉन्गिट्यूड्स जो है उनकी लेंथ सेम होती है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो उनका इक्वेटर की तरफ इंक्रीज होता है। दैट मींस पोल की तरफ क्या होगा, कम होगा। जब यहां से पोल की तरफ जाएंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो कम होगा, लेकिन जब ये इक्वेटर की तरफ आते हैं यहां से तो डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट उसके बाद कि लेंथ ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर से पोल की तरफ डिक्रीज होती है, इसलिए हम कहते हैं कि सबसे बड़ी जो लैटिट्यूड है दैट इज इक्वेटर, भूमध्य रेखा।
उसके बाद ये बेसिक लोकेशन है हिमाचल प्रदेश की, जैसे कि 30 डिग्री 22 डैश नॉर्थ एंड 33 डिग्री 12 डैश नॉर्थ, ये दोनों लैटिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से, और लॉन्गिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 75 डिग्री 45 डैश टू मतलब ईस्ट से लेकर 79 डिग्री 4 डैश वेस्ट। अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लेकिन क्वेश्चन ना इस तरह से बन रहा है क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस नेशन वाइड ज्यादा है, तो हमें यह याद होना चाहिए कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, डिस्टेंस कब कम हो रहा है कब ज्यादा हो रहा है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर्स की बात करें तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंटरनेशनल बॉर्डर, स्टेट बॉर्डर और डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर। 3 तरह से हम इसको पढ़ेंगे। टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स है हिमाचल प्रदेश में। और इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो चाइना के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर किया जाता है। टोटल बॉर्डर जो है वो हमारा 1170 किलोमीटर है, जिसमें चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर किया जाता है वो किया जाता है 200 किलोमीटर। अब देखो यहां पर जो ये वाला रीजन है, ठीक है, यहां पर जास्कर रेंज है, और जास्कर रेंज जो है वो सेपरेट करती है तिब्बत को लाहौल स्पीति, किन्नौर और लाहौल स्पीति एंड किन्नौर के साथ मेनली, ठीक है। दैट मीन्स हिमाचल के साथ हिमाचल और आपका तिब्बत के बॉर्डर पर जो है वो जास्कर रेंज है, और ये ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की है। तो चाइना और हिमाचल के बीच में जो बॉर्डर बनता है इंटरनेशनल बॉर्डर, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स आती है, किन्नौर और लाहौल स्पीति, जो हमें याद रखनी है। देन उसके बाद नेक्स्ट है लद्दाख। अब लद्दाख के रिगार्डिंग काफी कंफ्यूजन रह रही है, ठीक है, क्योंकि पहले तो हम पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर को देखते थे, लेकिन अब 2 यूनियन टेरिटरीज है, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। तो मेनली यहाँ पर जो आपके बुक्स में मेंशन्ड है और अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज अभी जो क्लियर हुआ है दैट इज लाहौल एंड स्पीति। मैप पॉइंट ऑफ व्यू से और पूरा प्रॉपर इसको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो शायद ये डाउट है मेरी तरफ से, इवन आप भी इसको चेक कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो रीजन है, जैसे इस तरह से यहाँ पर ये बन रखा है ना, यहाँ पे ये, अब इस रीजन में मेरा ये डाउट है कि यहाँ चंबा भी है, तो शायद मे भी हो सकता है कि जो पीक है, जहां पे जो पॉइंट है जहां पर तीनों मिल रहे हैं, ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर और चंबा और आपका लाहौल स्पीति, यहां पर शायद चंबा भी है। तो ये डाउट रहता है मेरा, मतलब आप इसको एक बार अपने एंड से भी कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन एज पर द अभी रिसेंट वाले जो हमारे सोर्सेज है, लाहौल स्पीति ही जो है वो शेयर करती है लद्दाख के साथ बॉर्डर। देन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सिरमौर। अब इसके रिगार्डिंग मैंने ट्रिक यहाँ पे बना रखी है कि डिस्ट्रिक्ट को कैसे याद किया जा सकता है, तो आप इसको यूपीएस से याद कर सकते हैं, यूपीएस यानी कि उत्तर प्रदेश सिरमौर। फिर उसके बाद पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के साथ जो है वो हमारा सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, चंबा ये शेयर करते हैं, और पंजाब के मैक्सिमम लोग जो है वो यूके कनाडा में रह रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग ट्रिक है कि पंजाब च सब यूके च, पंजाब में कहां है सब यूके च। एस से अगर हम बात करें सोलन, बी से अगर हम बात करें बिलासपुर, यू से हम बात करें तो ऊना, और के से कांगड़ा, और सीएच से याद रखना है यहाँ पर चंबा। देन उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है, और चंबा और कांगड़ा 2, और इसके लिए हम कर सकते हैं केसी, सिंपल केसी करके हम इसको याद कर सकते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक तो जम्मू एंड कश्मीर हो गए जिसके पास जो है वो अपना लेजिस्लेचर है, एक जो होगी आपकी यूनियन टेरिटरी दिल्ली, एक और है यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपना लेजिस्लेचर है, तो पौंडीचेरी, ठीक है। और देन उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट है यहाँ पे, जो स्टेट बॉर्डर में अगर हम बात करें तो दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो आपका किन्नौर, शिमला और सिरमौर, यूकेएसएस से भी हम इसको याद कर सकते हैं, यानी कि उत्तराखंड, ठीक है, यू से उत्तराखंड हो गया, के से किन्नौर हो गया, और एस से शिमला और एस से सिरमौर, ये वाला रीजन यहाँ पे ऑलमोस्ट इस तरह से। देन हरियाणा की अगर हम बात करें तो सोलन और सिरमौर, और हस के जो है वो हम ज्योग्राफी को कवर करेंगे, यानी कि हरियाणा एच ए, और एस से सोलन और एस से सिरमौर। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें यह याद रखना है कि कांगड़ा और मंडी 2 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स है जो ऑलमोस्ट हाफ एंड डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर शेयर कर रही है, यानी कि कांगड़ा भी 6 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर शेयर करती है और मंडी भी 6 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर शेयर करती है। तो कांगड़ा की अगर हम बात करें तो इधर से शुरू करते हैं, पहला चंबा, देन उसके बाद लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, दिस इज योर बिलासपुर एंड ऊना, सॉरी दिस इज हमीरपुर, नहीं दिस इज बिलासपुर एंड दिस इज ऊना। तो यहां पर इस तरह से बॉर्डर शेयर करती है। देन उसके बाद यहाँ ये सॉरी ये बिलासपुर है इधर, और ये ऊना, ये हमीरपुर, हमीरपुर आएगा साइड, मैं उल्टा हमीरपुर बोल आएगा रहा हूं। हाँ ठीक है। देन उसके बाद मंडी की अगर हम बात करें तो मंडी में जो है वो आपका देखो ऑलमोस्ट यहाँ से चलते हैं तो आपका ये दोनों रीजन्स हो गए, बिलासपुर हो गया, फिर आपका यहाँ पे सोलन हो गया, शिमला, किन्नौर, कुल्लू ये शेयर करते हैं, और इधर वाली साइड हो गया कांगड़ा। तो इस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं पूरा बेसिक ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो 18 स्टेट मैं आपको बता चुका हूं कि 18 स्टेट जो है वो बना था 25 जनवरी 1971 में। देन पॉपुलेशन वाइज 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन इतनी है, तो ये आप 68 लाख समथिंग डाटा आप याद कर सकते हैं। और नेशन वाइड अगर हम बात करें तो 0.5%, 0.57% है ये टोटल पॉपुलेशन का, भारत की जितनी पॉपुलेशन है उसका। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन हमारा रैंक जो है वो 22 है। देन 12 डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लार्जेस्ट की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो एरिया वाइज हम चलते हैं तो लाहौल स्पीति, देन उसके बाद किन्नौर, फिर चंबा, सिंपल इस तरह से याद कर सकते हैं। और 24.8% एरिया है लाहौल एंड स्पीति का। पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो कांगड़ा दूसरे नंबर पर कौन है यहाँ पे, कांगड़ा के बाद दूसरे नंबर पर डेंसली पॉपुलेटेड कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है? हमीरपुर, श्योर? सो मे बी, श्योर नहीं। तो एक बार नहीं होगा कंफर्म कर सर। लेना, ठीक है। देन उसके बाद क्योंकि दूसरे नंबर वाली भी इंपॉर्टेंट रहती है, हो सकता है कल को सीक्वेंस सर मंडी मंडी होनी चाहिए सर, हाँ जी, सेकंड नंबर पर मंडी मंडी होनी होनी चाहिए, चाहिए। मंडी होनी चाहिए ना। यस सर। तो ये काम है आप लोगों का, आपको 3 तो पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो अभी क्या है 2025 में ना सेंसस हो रही है, मतलब सेंसस चल रही है, बात चल रही है, न्यूज़ में भी चल रहा है, तो सेंसस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसी तरह से तो बनते हैं। और 2011 सेंसस से आप एक बार देखोगे कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो 2011 सेंसस को भी पढ़ना है और 2025 के अकॉर्डिंग हमें रिसेंट करंट अपडेट्स के बारे में पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट अगर हम एरिया वाइज बात करें तो दैट इज हमीरपुर, और पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो लाहौल एंड स्पीति। ये बिल्कुल बेसिक है जो हमें याद रखना है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे हिमालयाज को, आज हमारा टारगेट रहेगा हम हिमालयाज को कवर करेंगे। प्लस मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमालयाज को ना हम थोड़ा इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, हम हिमाचल के पॉइंट्स को लिंक करेंगे लेकिन हम इसको पूरा कवर करेंगे हिमालयाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे क्या है कि इंडियन ज्योग्राफी का एक पार्ट हिमालय साथ के साथ में कवर हो जाएगा। तो हिमालयाज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि यंगेस्ट माउंटेन चेन है, यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, और स्टिल अभी भी जो है वो बन ही रही है। देन उसके बाद इनका नेचर कैसा है, फोल्ड माउंटेन्स है और सेडिमेंट्री इन नेचर है। फोल्ड माउंटेन्स का मतलब हो गया इस तरह से जो है वो अलग अलग फोल्ड बनते रहते हैं इसमें, जैसे कि आपका दो प्लेट्स मिल रही हैं आपस में, दो प्लेट्स जब आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एशियन प्लेट्स दोनों जब कलेप्स कर रही है आपस में, तो उसकी वजह से जो है वो फोल्ड बन रहे हैं। तो ये फोल्ड की वजह से हिमालयस बने और फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। तो नेचर में आप लिख सकते हैं कि फोल्ड माउंटेन्स एंड सेडिमेंट्री इन नेचर, तो ये दोनों लाइन को हमने कंसाइज कर दिया। और इससे हमें ना एक बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पास लाइन बहुत बड़ी है लिखने के लिए, लेकिन स्पेस कम होता है मेंस में लिखने के लिए। तो जब स्पेस कम है तो हमें पॉइंट्स को कंसाइज करना होता है। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो आज जहां पर हिमालयस है वहां पर पहले टेथित सी हुआ करता था। ये सी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब बना कैसे, सभी को पता है कि गोंडवाना, अंगारा लैंड गोंडवाना रीजन था पहले की, पूरी अर्थ एक थी, फिर उसका प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुई, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है। तो यहां पर हम दो प्लेट्स की बात करेंगे, एक एशियन प्लेट की बात करेंगे और दूसरा गोंडवाना रीजन की बात करेंगे। अब इसको याद करना पढ़ने के लिए मैंने थोड़ी सी स्टोरी बनाई है, दैट इज ब्रेकअप और पैचअप वाली, कि एक तरफ ब्रेकअप हुआ दूसरी तरफ पैचअप हो गया। अब कैसे हुआ देखो, गोंडवाना रीजन में जो है वो भारत का जो डक्कन प्लेट्यू है उसको कहा जाता है कि वो गोंडवाना रीजन का पार्ट था, और ये पूरी की पूरी जो प्लेट थी उसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो कि गोंडवाना रीजन से अलग हुई, यानी कि ब्रेकअप हुआ। और मिलियंस ऑफ ईयर की ये कहानी है। ब्रेकअप हुआ तो जब ब्रेक फर्स्ट स्टेज में दोनों साथ में थे, फिर उसका ब्रेकअप में देखो इस तरह से जो है वो रीजन अलग हो गया, फिर ये रीजन बिल्कुल सेपरेट हो गया कुछ टाइम में। फिर इस रीजन ने क्या किया, इस रीजन को लगा कि यार यहां पर तो गोंडवाना रीजन के साथ मेरी बन नहीं रही थी, अभी मैं क्या करता हूं एशियन प्लेट की तरफ मूव करता हूं। और इन्होंने क्या किया कि जो आपका एशियन जो इसको यूरेशियन प्लेट भी कहा गया है, यानी कि सिंपल हम इसको एशियन वर्ड्स उससे पढ़ रहे हैं, इस प्लेट की तरफ आना शुरू किया। तो जब ये प्लेट मूव करनी शुरू करी तो एक तो ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हो गया, देन उसके बाद आपका जो इंडिया है, जो डक्कन प्लेट्यू है, वो जो है वो एशियन प्लेट के साथ धीरे धीरे जो है वो कन्वर्जेंस होना शुरू हुआ। यानी कि कन्वर्जेंस फोर्स की वजह से यहां से इस तरह से मूव करके टेथित सी के ऊपर जो है वो फोल्ड बनने शुरू हुए। जब ये दोनों आपस में कलैप्स होने शुरू हुए फिर आपका जो है हिमालयस की फॉर्मेशन हो रखी है। और प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो इस तरह से जो है वो आपका हिमालयस बनते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस का नाम है कन्वर्जेंस फोर्स। तो ये पूछा जा सकता है कि हिमालयस किस फोर्स की वजह से बने हैं, दैट इज कन्वर्जेंस फोर्स। अब ये हुई किस तरह से है, देखो कन्वर्जेंस फोर्स में क्या होता है, दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं। डाइवर्जेंट में क्या होता है, अलग जाती है, डाइवर्जेंट में अलग होता है। ये अगर यहां पर डाइवर्जेंट होता तो दोनों अलग जाती। पारुल मैम मुझे बताओ कि जब डाइवर्जेंट हो रहा है यहां पे तो कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती है? सो फॉल्ट्स बनते हैं। और
फॉल्ट्स तो ठीक है, ये तो आपने मेरे को याद आ गया कि आपने इस विंध्याचल को बोल दिया या माइंड में याद करके। कोई और आइलैंड? मिड ओशनिक रिजेस भी बनते हैं, रिफ्ट मिड वैलीज भी ओशनिक बनती रिजेस, है। एग्जैक्ट, बिल्कुल। जो आइलैंड जो आपके बीच ओशन में, समुद्र के बीच में मिट्टी दिख जाती है ना थोड़ी सी, कहाँ से आई, तो वो इसका एग्जांपल है सबसे बड़ा, कि जब डाइवर्जेंट होता है तो उसकी वजह से मोल्टन मैग्मा इंक्रीज, मोल्टन मैग्मा जो बाहर आता है धरती से, और फिर जब मोल्टन मैग्मा बाहर आएगा तो बाहर आकर ठंडा हो जाता है, ठंडा होगा तो वो धरती बना देगा। अब कन्वर्जेंट में अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब ये दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ टकराती है तो जो डेंसर होती है, जिसका जो है वो वेट ज्यादा होता है, वो कोलैप्स कर जाता है, वो नीचे वाली साइड चल जाता है। फिर हमारे को ये पता है कि धरती में अंदर ना टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो जब टेम्परेचर अंदर हाई रहेगा तो उसकी वजह से यहाँ पर जो अंदर जो डेंसर मटेरियल अंदर धरती के अंदर कोलैप्स हुआ होगा वो ना पिघलना शुरू हो जाता है। अब जब वो पिघलना शुरू होगा तो जनरली दो कंडीशंस बनती है, या तो पॉसिबिलिटी रहती है कि वोल्केनिक एक्टिविटीज हो जाएगी या फिर फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे, और हिमालयाज के केस में फोल्ड माउंटेन्स बने हैं। यहां पर आपके लिए क्वेश्चन भी है एक, कि आपको राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज लिखना है। अब अगर आपको ये समझ आ गई होगी पूरी की पूरी कहानी तो आप 80 वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं, और ये मैं आपको इसलिए यहां पर लिखने के लिए क्वेश्चन दिया। देखो हाई कोर्ट में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, लेकिन आप एक बात ध्यान में रखना, जब हम लोग पढ़ते थे ना क्लास में, मतलब जब हम 10th लेवल तक की बात करते हैं, तो हमारे से टीचर्स हर चीज ना लिखवा लेते थे, क्योंकि टीचर्स को ये पता होता था कि इनको याद ही तभी होगा जब हम लिखेंगे। तो वो आदत ना हमारी बचपन से है, क्योंकि हम स्कॉलर तो है नहीं। अगर हम स्कॉलर होते तो शायद हम IIT NIT में बैठे होते, या फिर बड़े बड़े पैकेज लेके बाहर चले गए होते। अब हमें पता है कि हमारा स्ट्रगल जो है वो जॉब के लिए है, और हम एक सरकारी नौकरी लेकर जो है वो एक क्लास 1 या क्लास 2 या क्लास 3 में बैठना है जाके। मोस्ट प्रोबेबली सभी का टारगेट क्लास 1 का ही होता है। तो उसमें क्या है कि अब लेकिन हमारी जो अप्रोच है ना वो याद करके लिखने वाली, वो चेंज नहीं हुई, वो हमें वहीं पर ही है, और अभी भी चीजें अगर हम याद करके लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्लास के बाद आप इसको लिखो और फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं ग्रुप में, जो हमारा क्लास ग्रुप है उसमें आप भेज सकते हैं। इससे 2 पॉइंट क्लियर होंगे। पहला पॉइंट तो ये होगा कि आपको पता चलेगा कि चीजें याद है या नहीं, याद हो कितनी याद हो गई, पहला तो ये। सेकंड, उसके बाद जब लिख लोगे तो मेंस आंसर राइटिंग भी हो ही जाएगी साथ के साथ में। क्लियर? इसमें Yes, ये sir. नहीं सोचना कि टाइम जाएगा, 10 मिनट का काम भी नहीं है ये, और 10 मिनट तो हम ब्रेक ही ले लेते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा, हम डिवीजन ऑफ हिमालयाज पढ़ेंगे। देखो हिमालयाज को जनरली डिवाइड किया गया है, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज जिनको हिमाद्री कहा गया है, लेसर हिमालयाज जिनको हिमाचल हिमालयाज भी कहा जाता है, और शिवालिक जिनको आउटर रीजन कहा गया है। अब यहां पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, पहले वो देखते हैं। नॉर्थ टू साउथ पता होने चाहिए लोकेशन। जैसे सबसे ऊपर आपका K2 आता है, यानी कि काराकोरम रेंज, फिर उसके बाद लद्दाख रेंज आती है, फिर उसके बाद जास्कर रेंज आती है, फिर आपका पीर पंजाल, और फिर धौलाधार। तो ये सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए पूरा का पूरा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। सबसे ऊपर काराकोरम रेंज, फिर उसका लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज, फिर उसके बाद पीर पंजाल, दैट फिर ग्रेटर आपका जो धौलाधार रेंज, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन ट्रांस, जो हम ग्रेटर हिमालयस की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी पीक्स देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट पीक्स जो अब आपके ग्रेटर हिमालयस में, जैसे फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, तो यहाँ पर आपका इस लोकेशन पे यहाँ पे जो वो माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट के ईस्ट में कंचनजंगा है, जो कि भारत की टेरिटरी में प्रेजेंट टाइम में सबसे हाईएस्ट पीक है। इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर है ये, सिक्किम में, ठीक है। देन उसके बाद माउंट कैलाश, ये भी इंपॉर्टेंट रहती है काफी, और काफी न्यूज में भी रहती है माउंट कैलाश। और एक और इंपॉर्टेंट आती है जो ईस्ट, जो वेस्टर्न में है यहाँ पर, नंगा पर्वत। इसके बारे में एक बार ध्यान में रखना है। और नामचा बारवा यहाँ पर आता है। तो ये मतलब इसको पूरा हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन ट्रांस हिमालयाज की अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालयाज जो है वो आपका नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज, यानी कि ये आपका यहाँ पर ग्रेटर हिमालयाज है, और ग्रेटर हिमालयाज के जो नॉर्थ में है दैट इज ट्रांस हिमालयाज। अब यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है काराकोरम रेंज, फिर उसके बाद आ रहा है आपका लद्दाख रेंज, देन उसके बाद कैलाश और जास्कर। ये 4 इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है। ये कहां पर है आपका, ट्रांस हिमालयस या नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज, और इनको ट्रांस हिमालयस में भी कहा जाता है। तो अभी क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज लोकेटेड इन ट्रांस हिमालयाज, इस तरह से क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है। यहां पर अगर हम बात करें काराकोरम की, तो काराकोरम में जो हाईएस्ट पीक है दैट इज K2, ये भी कोई क्वेश्चन बन जाता है, और सेकंड हाईएस्ट पीक है ये वर्ल्ड की। देन उसके बाद जो लिंक करना है हमें पॉइंट, देखो इन डेप्थ अगर क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें हम ये पढ़ सकते हैं कि जो काराकोरम रेंज है वो बाउंड्री बनाती है बिटवीन इंडिया, चाइना एंड अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान के साथ जो इस रीजन में यहाँ पे 106 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो शेयर किया जाता है। और बॉर्डर का नाम क्या है जो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है? डुरांड लाइन। और कौन से ईयर में इसको साइन किया था, मतलब इंडिया और ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम? ईयर नहीं पता। 1893 या कहीं पे इसको 92 भी कहा जाता है, कहा मतलब 92 भी कहीं पे मेंशन है और कहीं पर 93 भी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा डुरांड लाइन। देन K2 इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाता है। अब देखो जो याद करने वाली चीज है, करंट के साथ लिंक करेंगे इसको। यहां पर ना जो K2 है इसमें शाइचिन ग्लेशियर है, और शाइचिन ग्लेशियर वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है। एक पहला ग्लेशियर हो गया। सेकंड, उसके बाद यहां पे जो दूसरा ग्लेशियर है वो है रेमो ग्लेशियर। शाइचिन ग्लेशियर में 1984 में भारत की जो भारत सरकार ने या इंडियन आर्मी ने यहां पर ऑपरेशन मेघदूत जो है वो लॉन्च किया था। और इसके अंडर यह कहा जाता है कि सबसे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड पे भारत का कंट्रोल है। काराकोरम के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स क्लियर? बिल्कुल करंट के साथ इसको लिंक कर दिया हमने, और पूरा एक तरफ से देख भी लिया कि कौन सा कहां पर शेयर कर रहा है। समझ आया? यस सर। सभी को क्लियर? यस सर। देन उसके बाद बात करते हैं लद्दाख रेंज की। अब देखो सिंपल समझना, ये ना ऊपर से क्या है, रेंज तो एक ही है, ऐसा नहीं है कि अलग है, लेकिन ना डिवीजन हो रखी है इसकी अलग अलग बीच में रिवर्स की वजह से, और उस रिवर की वजह से इनको डिवाइड किया गया है। जैसे लद्दाख रेंज जो है वो ईस्टर्ड, जब आपका काराकोरम रेंज ईस्ट में जाती है तो उसको लद्दाख रेंज कहा जाता है। सिंपल समझो, काराकोरम रेंज का ईस्टर्ड वर्ड जो एक्सटेंड है उसको लद्दाख रेंज कहा गया, और लद्दाख रेंज जब एक्सटेंड कर रही है और ईस्ट वर्ड की तरफ तो उसको कहा जाता है कैलाश रेंज, जहां पर आपकी माउंट कैलाश है। तो ये इस तरह से एक्सटेंड आता है कि दिस इज काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज, और उसके बाद यहां पर इधर चला गया तो ये हो गया आपका कैलाश रेंज। इस तरह से जो वो पूरी रेंज बनती है। अब इसमें हमें जो पढ़नी है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, दैट इज आपका जास्कर रेंज। तो जास्कर रेंज जो है वो आपका लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में थोड़ा टच करती है बॉर्डर, और लाहौल स्पीति एंड किन्नौर में तो प्रॉपर आपका बॉर्डर शेयर करती है विद किन्नौर, विद चाइना। देन उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है, देखो ग्रेटर हिमालयाज। अब देखो आप फीचर्स लिख रहे होते हैं ना, जब हमें फीचर्स लिखने होते हैं कि राइट ए नोट ऑन द जास्कर रेंज, तो एक फीचर तो हमने बता दिया कि इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। सेकंड फीचर हमने बताना है कि पैलर जो है वो चलती है। तो कैसे, देखो ये हो गया हमारे ग्रेटर हिमालयाज, और इस तरह से होगी जास्कर रेंज। तो यहाँ इन दोनों के बीच में ये एक दूसरे के पैरेलल चल रही है बिल्कुल, और ये रीजन इसको इसलिए कहा जाता है कि पैरेलल एक्सटेंशन। अगर हम बात करें तो सरयू रिवर से लेकर जास्कर रेंज का जो एक्सटेंशन है सरयू रिवर, ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये यहां पर होगी इस तरह से यहां पे। देन उसके बाद सरयू रिवर की जो आपका सुरू रिवर है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी से लेकर अपर करनाली रिवर तक जो है वो इसका एक्सटेंड है। जास्कर रेंज का एक्सटेंड सरयू रिवर से लेकर अपर करनाली, ये आपका जो है वो नेपाल रीजन में आ गई, नेपाल और इंडिया का बाउंड्री वाली। देन यहां पर जो हाईएस्ट पीक आती है जास्कर रेंज में, दैट इज कमेत पीक, 7756 मीटर, और ये कहां पर है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बात की जा रही है जब ओवरऑल बात कर रहे हैं जास्कर रेंज की, ओवरऑल यहां पर। देन उसके बाद हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो शिला शिला पीक कहां पर है, किन्नौर, और 7005 जो है वो 7025 जो मीटर जो है वो इसकी हाइट है। बेसिक फैक्ट भी देखो क्या है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, हाइट को पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, याद करना जरूरी है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट पूछेंगे कि अब चेंज हो गया सर, शिला नहीं है हाईएस्ट पीक ना, एक्चुअली हिमाचल में कोई हाईएस्ट पीक है नहीं, 7000 के ऊपर है सर। ठीक है, हाँ ये वेरी करता रहता है, ठीक है। अभी अगर स्नोफॉल ज्यादा हो जाता है शिला पीक पे तो डेफिनेटली वो जम जाएगा, फिर वो पीक दोबारा बन सकती है क्योंकि हाइट दोबारा वेरी कर लेंगे। तो मैं इसको आपको बता रहा हूं कि इसको याद कैसे करना है। देखो एग्जैक्ट अभी वही रहता है कि इतना वेरी जब हो रहा है, आपको ना सिंपल याद रखना है। पता कैसे पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा माउंटेन्स के अकॉर्डिंग, पीक्स के अकॉर्डिंग। तो पीक्स का सीक्वेंस होना चाहिए हमें याद, कि जैसे अगर माउंट एवरेस्ट है, फिर उसके बाद K2 आ गया, या फिर शिला आ गया, या फिर कमेत, तो ये सीक्वेंस पूछ सकता है कि कौन सी जो है वो सबसे ज्यादा है और फिर कौन सी सबसे कम हाइट में है। तो उस तरह से हमें इसको याद करना है। डायरेक्ट जो है वो आपका ये जो पॉइंट है ये हमें एवरेज पता होना चाहिए। और जब भी आप मेंस में भी अगर लिखते हो तो आप अप्रोक्सीमेटली लिखो, क्योंकि किसी को एग्जैक्ट पता नहीं होता, तो अप्रोक्सीमेटली 7000 ही लिखा जाता है, 7000 मीटर। देन उसके बाद हिमाचल में क्लियर रहता है कि जो जास्कर सेपरेट करती है स्पीति और किन्नौर को, कहां से, तिब्बत से, यानी कि चाइना से। और देन उसके बाद
हम पढ़ेंगे ऑलमोस्ट इसमें जास्कर रेंज में हमें इतना ही पढ़ना है। जास्कर रेंज में आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे और ग्लेशियर्स कंसर्न एक इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर, जो कि ISRO ने भी कहा है कि जास्कर रेंज में भी जो है वो आर्टिफिशियल ग्लेशियर लेक्स बन रही है, जो कि क्लाइमेट चेंज का एक सबसे बड़ा इंपैक्ट है। देन उसके बाद ग्रेटर हिमालयस के बारे में हम बात करेंगे और अब जो है वो हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस को हिमाद्री और सेंट्रल हिमालयस भी कहा जाता है। ग्रेटर हिमालयस को हिमाद्री और सेंट्रल हिमालयस भी कहा जाता है। कंपोज्ड बन रखे हैं किससे? आर्सेनियन रॉक से, यानी कि ग्रेनाइट और जेनेसिस, ये दो इंपॉर्टेंट है। पारुल मैम, ग्रेनाइट में क्या इंक्लूड होता है, सीमा या स्याल? पढ़ा है आपने सीमा स्याल? किसी ने नाम सुने पहले, सीमा और स्याल? यस सर, पढ़ा है। ग्रेनाइट में क्या होते हैं? कुछ किसी और को पता है तो वो भी बता सकता है। ऐसा मत सोचना कि मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ डायरेक्ट लाइक डिमोटिवेट या कुछ भी नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि यार अगर पिछले कंसेप्ट पढ़े हैं तो वो रिवाइज हो जाएंगे बस। आप सर ग्रेनाइट जो है वो सियाल का पार्ट होता है। सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम, और सीमा बेसाल्ट, जिसमें अगर हम जिससे हमारे ओशन बनते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। एक और होता है नाइफ, यस सर। निकल और आयरन, जिससे हमारी अर्थ का जो कोर रीजन है वो बनता है। तो तीनों याद रखना। ये भी पूछ सकते हैं कि नाइफ में क्या इंक्लूड हो रहा है, सीमा में क्या इंक्लूड हो रहा है, सियाल में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो ऐसा पूछा गया है। देन उसके बाद एक्सटेंशन की अगर हम बात करें ग्रेटर हिमालयस की, तो देखो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, तो ये क्लियर होता है कि ग्रेटर हिमालयस क्या है, इंटरनेशनल है। हमारे से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, ये पाकिस्तान में भी घूम लेते हैं, इंडिया में भी है और नेपाल में भी है। देन यहाँ पर फेमस पीक्स आती हैं, वेस्ट टू ईस्ट हम इसको पढ़ेंगे। तो नंगा पर्वत पाकिस्तान में, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है। देन उसके बाद माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नामचा बारवा, ये बेसिक। इसके बाद ना यहाँ पे पूरा इन डिटेल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने बना इसको मेंशन कर रखा है। अब यहाँ आपको सारी रेंजेस क्लियर हो जाएगी। देखो काराकोरम रेंज में आ गया K2 सबसे ऊपर, फिर उसके बाद आता है लद्दाख रेंज, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो नंगा पर्वत, यहाँ इस तरह से यहाँ लोकेटेड है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। फिर उसके बाद हमें जो याद रखना है, देखो उसका जास्कर रेंज आ गई यहाँ पे, और जास्कर रेंज में आपका यहाँ से लद्दाख रेंज का एक्सटेंशन इस तरह से आपका माउंट कैलाश, और यहाँ पर कैलाश रेंज और माउंट कैलाश हो गया। देन उसके बाद देखो यहाँ पर आता है पीर पंजाल, नीचे अगर हम बात करते हैं तो पीर पंजाल, फिर उसके बाद आ गई धौलाधार, और फाइनली ये आपकी धौलाधार होगी, और फिर शिवालिक। ये वाला रीजन शिवालिक हो गया, दिस इज योर पीर पंजाल, और देन उसके बाद आपका ये वाला मिडल वाला सेक्शन हो गया, यहाँ पर होगा धौलाधार। तो ये भी क्लियर होता है कि धौलाधार किसके बीच में है, एक तरह से ऊपर वाली साइड पे, नॉर्थ वाली साइड पे पीर पंजाल, और नीचे आती है आपका शिवालिक। बेसिक बिल्कुल अगर समझना है। देन जो आपका ये आपका कमेत पीक जो उत्तराखंड में है, जो कि हाईएस्ट पीक है जास्कर रेंज में। देन उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में, ये सीक्वेंस बनता है पेपर में, ठीक है। देन उसके बाद आपका यहाँ पर आता है आपका गुरला, ये गुरला मंदता, ये भी जो है ये आपकी नेपाल में है। देन उसके बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट रहती है धौलागिरी, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा से के रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि कहां पर जो है हाईएस्ट पीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें माउंट एवरेस्ट का याद रखना, और कंचनजंगा, और फिर फाइनल लास्ट में नामचा बारवा। और यहाँ से जो है वो बांग्लादेश जो आपकी ब्रह्मपुत्र है वो भी जो है वो आपका टर्न करती है इंडिया की तरफ। तो ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच के साथ हम चल सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर, वैसे तो एक मैप से ही ऑलमोस्ट एक क्लियर हो गया था, लेकिन मैंने यहाँ पर दूसरा मैप भी यहाँ पर इंक्लूड किया है, वो इसलिए क्योंकि ये पेइमर नॉट के बारे में क्लियर करना है। देखो काराकोरम रेंज यहाँ पे 3 पार्ट्स आती है, यहाँ पे हिंदू कुश, और आपका ये जो हिंदू कुश और काराकोरम रेंज है, यहाँ पर माउंटेन्स मिलती है, तो इसको पायमोर नोट कहा गया है। और ये इंडिया, चाइना और आपका अफगानिस्तान, इन तीनों के बॉर्डर पर है। सुलेमान रेंज भी पूछ सकता है कहां पर है, तो याद रखना इट इज इन पाकिस्तान। तो इस तरह से लिंक करके दोनों को हम पढ़ सकते हैं, और ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो हमारा पूरा जो है वो कवर होता है रिगार्डिंग द ग्रेटर हिमालय। फिर इसके बाद हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम पढ़ेंगे। तो हिमाचल पॉइंट में अगर हम बात करें कि जो ग्रेटर हिमालय है, इसमें देव टिब्बा जो है वो कुल्लू में है, जो कि आपका वेयर जहाँ कहाँ पर मतलब इसमें क्या होता है, देव टिब्बा वाले रीजन में धौलाधार और आपका पीर पंजाल, धौलाधार और पीर पंजाल जो है वो ग्रेटर हिमालयस को से मिलती हैं। प्लस इंपॉर्टेंट पासिस की अगर हम बात करें जो हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो कंगला, ठीक है, कुंजुम, प्रांगला और पिन पार्वती। अभी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना पासिस को, तो हम पूरा कवर करेंगे कौन सा पास कहां पर टच कर रहा है, और उसको डिस्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करेंगे। पीक्स की अगर हम बात करें तो एक तो शिला और हनुमान टिब्बा, दो इंपॉर्टेंट पीक्स रहती हैं जो कि आपका ग्रेटर हिमालयस में है। तो इस तरह से ग्रेटर हिमालयस हमारे कवर होते हैं। देन इसके बाद एट द एंड यहाँ पर भी आपके लिए क्वेश्चन है, और आपको इसको 60 वर्ड्स में लिखना है। अब देखो पहला जो हमारा क्वेश्चन था
वो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज की फॉर्मेशन पे हमने बात कर ली, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है इसको, क्वेश्चन किस तरह से लिंक हो रहे हैं। देन उसके बाद है डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अब आप इस आंसर को दो तरह से लिख सकते हैं, 60 वर्ड्स में तो आपको इसको लिखना है, पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जब हमने इसको लिखना है यहाँ पे, तो हमें इसको हिमाचल सेंट्रिक लिखना है। तो चैलेंजेस हिमाचल लेवल पर आपको लिखने हैं यहाँ पर 60 वर्ड्स में, और ये भी आपको करना है। देन उसके बाद हम मिडल हिमालयाज की बात करेंगे। मिडल हिमालयाज या इनको इनर हिमालयाज या लेसर हिमालयाज या लोअर हिमालयाज भी कहा जाता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हमें एलिवेशन क्लियर होनी चाहिए कि कितनी एलिवेशन है मेन, ठीक है। तो हमें ओवरऑल याद रखना, देखो हम इसको एक साथ ही पढ़ लेंगे, 3500 से लेकर 5000 मीटर तक एवरेज हमने इसको पढ़ना है। तो हम धौलाधार और पीर पंजाल को अलग से नहीं करेंगे, सिंपल ये याद रखना बिल्कुल। विड्थ अगर हम बात करें तो 60 to 80 किलोमीटर होगी। और इसमें प्रोमिनेंट रेंजेस अगर हम बात करें तो नाग टिब्बा आपका उत्तराखंड में आता है, महाभारत रेंज आपकी नेपाल में आती है जो कि आपका लोअर हिमालयाज या मिडल हिमालयाज का पार्ट है। मसूरी रेंज ये उत्तराखंड में है। तो देखो नाग टिब्बा और मसूरी रेंज ये उत्तराखंड में हो गई, और महाभारत रेंज आपकी नेपाल में होगी जो कि आपका किसका पार्ट है, मिडल हिमालयाज का। और धौलाधार और पीर पंजाल ये होगी हिमाचल प्रदेश में। अब क्वेश्चन एग्जाम में प्रीलिम्स में किस तरह से यहां से बन सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि महाभारत रेंज कौन सी बड़ी रेंज का पार्ट है, ग्रेटर हिमालयाज या फिर आपका मिडल हिमालयाज, या फिर नाग टिब्बा के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी रेंज में लोकेटेड है। एक तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एक और तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, वो है डिवीजन, रीजनल डिवीजन, लाइक हिमाचल हिमालयाज, उत्तराखंड हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज और सिक्किम या फिर असम हिमालयाज। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोनों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहेगा हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पढ़ेंगे हम पीर पंजाल को। और पीर पंजाल में सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर हमें याद रखना है पीर पंजाल के रिगार्डिंग कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो है वो पीर पंजाल रेंज जो है वो स्प्रेड है। इसमें पीर पंजाल रेंज में जो है वो आपकी अभी रिसेंट करंट फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर चले तो जवाहर टनल जिसकी लेंथ जो है वो आपका 2.5 किलोमीटर है, और ये बनिहाल पास के नीचे है टनल बनाई गई, ये इंपॉर्टेंट है। तो करंट पॉइंट से याद रख सकते हैं कि जवाहर टनल जो है वो आपका पीर पंजाल में है। देन उसके बाद जो बेसिक पॉइंट हमें याद रखना है कि कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू, ये चार इंपॉर्टेंट मेन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं। इन चार डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो पीर पंजाल रेंज जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्प्रेड है। इंपॉर्टेंट पीक्स अगर हम बात करें तो देव टिब्बा और इंद्रसेन। इंद्रसेन की हाइट ज्यादा है देव टिब्बा से, तो आप इसको जब आप अपने नोट्स में ऐड करोगे तो पहले इंद्रसेन लिखना, फिर उसके नीचे देव टिब्बा साथ में ऐड कर देना। तो कहीं एक्स्ट्रा जो है वो पढ़ने की मतलब एक तरह से लिंक कर दोगे तो फिर आपको सीक्वेंस में याद रह जाएगा कि अगर पेपर में आता है तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि देव टिब्बा जो है वो इंद्रसेन से नीचे आएगा। देन पासिस की अगर हम बात करें पीर पंजाल में जो आता है कुगती, रोहतांग और चोबिया, ये इंपॉर्टेंट पासिस है। ग्लेशियर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो भडल ग्लेशियर जो कांगड़ा में है, हमता जो कुल्लू में है, और ब्यास कुंड ग्लेशियर जो कि कुल्लू में है। देन उसके बाद एक लिंकिंग पॉइंट हमें याद रखना है कि जो पीर पंजाल रेंज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट समझना इसको, 3 रिवर्स आती है यहाँ पे। पीर पंजाल फॉर्म्स डिवाइड बिटवीन रावी एंड ब्यास ऑन वन साइड, एक साइड रावी और ब्यास आती है और दूसरी साइड चेनाब। अब देखो कैसे है यहाँ पे कि यहाँ पर इस तरह से आ गई ब्यास रिवर, और ऊपर वाली साइड आ गई चेनाब, और यहाँ पर आ गई रावी रिवर, और इधर यहाँ पर इस तरह से चेनाब और रावी में डिवाइड बनाती है, और उसके बाद यहाँ पर आ गई ब्यास, यहाँ पर भी है, और इधर यहाँ पे चेनाब और यहाँ पे ब्यास, इस तरह से डिवाइड जो है वो बनाती है दोनों के बीच में। कौन सी रेंज? पीर पंजाल रेंज। देन उसके बाद हमें करंट पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है जो कि आप अपने आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पीर पंजाल में आता है टूरिज्म। टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीर पंजाल। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सीनरिक व्यूज मिल जाएंगे जिसमें हम टूरिज्म ट्रैक्स देखते हैं, बहुत सारे ट्रैक्स यहाँ पर है। और देन उसका डिफॉरेस्टेशन एक चैलेंज बन रहा है पीर पंजाल रेंज में। रैपिड अर्बनाइजेशन एक सबसे बड़ा कंसर्न है, और जब रैपिड अर्बनाइजेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे चंबा कांगड़ा रीजन को इंक्लूड किया जा सकता है। लैंडस्लाइड्स की अगर हम बात करें, लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अब लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स को आप कैसे लिंक करोगे? लैंडस्लाइड्स को और फ्लड्स को हम बता सकते हैं ग्लेशियर लेक्स के साथ, कि आर्टिफिशियल लेक्स बन रही है आपका धौलाधार पीर पंजाल रेंज में। जब आर्टिफिशियल लेक्स बन रही है तो उसकी वजह से अभी रिसेंट एग्जांपल मलाना डैम वाला हम बता सकते हैं। देन स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पर देखे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज काफी देखी जा रही है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल रहता है रिवर राफ्टिंग, ठीक है, या फिर स्पोर्ट्स इवेंट, तो आप इसको लिंक करके बता सकते हैं। रिवर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली इको टूरिज्म का हम यहाँ पर बता सकते हैं पॉइंट। देन उसके बाद आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बन रहे हैं और हाइड्रो पावर पोटेंशियल।
अब यहां पर हम क्या करते हैं, वेजिटेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उसको एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलते हैं। वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो फ्लोरा और फोना। फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे, जिसमें देवदार, पीर, पाइन और जूनिपर, ये 3 इंपॉर्टेंट है जो इस रीजन में मिलते हैं। फोना की अगर हम बात करें तो एंडेंजर्ड स्पीशीज में, हम डायरेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज में यहां पर बात करेंगे, हिमालयन यॉक, स्नो लेपर्ड और ट्रैगोपन, ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो इससे ये भी क्लियर होता है कि इनका IUCN स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है। देन उसके बाद लेक्स की अगर हम बात करें, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स है पीर पंजाल में, तो जम्मू एंड कश्मीर में आती है शीशनाग, तरसर और मनसर, ये 3 इंपॉर्टेंट लेक्स जो है वो जम्मू कश्मीर में है। HP में अगर हम बात करें तो ब्यासकुंड जो कि कुल्लू में है, दशरौर जो आपकी कुल्लू में है, भृगु जो आपके कुल्लू में है, सरकुंड भी जो है वो कुल्लू में, और मणिमहेश आती है चंबा में। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है पेपर में कि चंबा में अगर मणिमहेश है तो वो कौन सी रेंज में है, तो आप सिंपल ही बता सकते हैं कि इट इज इन पीर पंजाल। और फॉर एग्जांपल आपको नोट आ जाता है लिखने के लिए, राइट ए नोट ऑन द मणिमहेश रेंज, तो आप एक पॉइंट तो वहां पर ये भी ऐड कर सकते हैं कि इट इज इन पीर पंजाल रेंज। अब उसके बाद क्लाइमेट की बात करते हैं। देखो ऑलमोस्ट हम यहां से जब इधर चलते हैं तो हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, यानी कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, टेम्परेचर में गिरावट आएगी और अल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। अब जब हाई अल्टीट्यूड पर जा रहे हैं तो जनरली एक पॉइंट समझो कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वहां पे हायर रीजन में ठंड ज्यादा होगी। जब हायर रीजन में ठंड ज्यादा होगी तो उसको हम लिंक कर सकते हैं एक पॉइंट के साथ कि यहां पर लोग कम रह रहे हैं। जहां पर ठंड ज्यादा होती है, ठीक है, वहां पर एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर कम देखने को मिलता है। तो जो पीर पंजाल के हायर रीजन है वहां पर ग्लेशियर्स होते हैं परमानेंट, वहां पर परमानेंट फिक्स सॉइल, वहां पर परमानेंट फिक्स स्नो वहां पर मिलेगी। और सेकंड पॉइंट, उसके बाद जो लोअर वैलीज होगी वहां पर माइल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से रहती है, तो वहां पर आपको जो है वो एक तो वेजिटेशन भी देखने को मिलती है, पहला पॉइंट, और सेकंड पॉइंट वहां पर जो रहता है वो ये कि आपको यहां पर पॉपुलेशन भी देखने को मिलेगी। तो ये 2 बेसिक पॉइंट है जो हम क्लाइमेट के साथ लिंक करके पीर पंजाल के रिगार्डिंग पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद धौलाधार रेंज की हम बात करें तो धौलाधार रेंज को जो वो व्हाइट माउंटेन्स या फिर मौलक पर्वत भी कहा गया है। मौलक पर्वत और मानक पर्वत कंफ्यूजन रहता है हमेशा, और इवन लाइक मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं फिर भी डायरेक्टली एकदम से याद नहीं आता, तो याद रखना है धौलाधार को मौलक पर्वत कहते हैं। और एक्सटेंड अगर हम बात करें तो कांगड़ा से लेकर बद्रीनाथ उत्तराखंड तक इस तरह से ये एक्सटेंडेड है, कांगड़ा यहां से इस रीजन से यहां से इंक्लूड करके पूरा का पूरा, और फिर आगे एक्सटेंड हो जाता है आपका उत्तराखंड तक, बद्रीनाथ तक। देन उसके बाद यहां पर जो बेसिक हमें याद रखना है धौलाधार रेंज के बारे में, तो देखो नॉर्थवर्ड साइड हमारा पीर पंजाल हो गया, और इधर हम वेस्ट में अगर हम बात करते हो तो रावी वैली एक साइड ऊपर में, और साउथ में अगर हम यहाँ पे बात करते तो ब्यास वैली। तो धौलाधार बीच में डिवाइड भी बनाते हैं रावी वैली और ब्यास वैली के बीच में। और ईस्ट वर्ड साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लार्जी गॉर्ज मिलेंगे। गॉर्जेस क्या होते हैं, जॉर्जेस क्या होते हैं, पारुल मैम आप बताओ, या कोई और भी बता सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो गॉर्जेस डीप और नैरो वैलीज होती हैं जो ठीक है, फॉर्म होती है रिवर से, जो कट करती है थ्रू रॉक। दैट मीन्स इट इज इरोजनल फीचर। यस तो ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमें याद रखना है कि जो गॉर्जेस है ये इरोजनल फीचर है, डिपोजिशनल नहीं है, इरोजनल फीचर है। डिपोजिशनल का एग्जांपल बताओ एक, मनीष आप बता सकते हैं डिपोजिशनल का एग्जांपल। थोड़ा नाम याद करने में, आवाज पहचानने में और नाम याद करने में टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो सकती है, बट लेकिन कोई और अगर बता सकता है तो बता दे, मतलब जल्दी। सो डेल्टास। डेल्टाज, डेल्टाज जो है वो एक इंपॉर्टेंट फीचर रहते हैं। देन इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें रिगार्डिंग धौलाधार तो इनको व्हाइट माउंटेन कहा गया है। किससे बनी है, ग्रेनाइट से, और मेनली ग्रेनाइट से बनी है, लेकिन लाइमस्टोन और सैंडस्टोन भी यहाँ पर मिलता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहता है स्लेट। देन इंपॉर्टेंट पासिस की अगर हम बात करें तो इंदिरा पास जो कि कांगड़ा और चंबा के बीच में है, भरोसा पास सांगला वैली से हरकिदून, हरकिदून जो है वो आपका उत्तराखंड, और सांगला वैली इट इज इन किन्नौर, ये वाले रीजन में यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है आपका सांगला वैली, और यहीं पर जो है वो आपका पास कनेक्ट करता है उत्तराखंड के साथ। देन उसके बाद हमें जो याद रखना है धौलाधार रेंज के रिगार्डिंग कि ये नॉन कंटिन्यूस रेंज है। नॉन कंटिन्यूस यानी कि, अब नॉन कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा कि बीच में नदियां जाती हैं और वो उसको काटती हैं। अब कैसे, देखो इस तरह से यहां पर हमने बना रखी है कि धौलाधार रेंज, अब यहां पर सबसे पहले इसको कहा गया है कि सतलुज जो है वो रामपुर के पास काटती है, तो यहां पर सतलुज रिवर आई तो रामपुर में काट दिया। देन उसका ब्यास की अगर हम बात करें तो लारजी में, ब्यास इस तरह से आती है तो यहां पर लारजी वाले रीजन में काटती है। फिर उसका रावी नियर डलहौजी, तो रावी रिवर जब यहां से क्रॉस करती है तो डलहौजी के पास में रावी भी जो है वो काटती है धौलाधार रेंज को।
क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको माइल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेगी। देखो हम क्या बात कर रहे हैं, हायर एल्टीट्यूड से थोड़ा लोअर पे पहुंचे हैं तो माइल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेगी। ग्लेशियर्स यहाँ पर भी रहते हैं लेकिन हायर रीजन में। टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पर, और इसी के रिगार्डिंग कहा जाता है कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल भी बना रहे हैं, क्योंकि भाई वहाँ पर टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद फर्टाइल वैलीज यहाँ पर मिलेगी, और जहाँ पर फर्टाइल वैलीज होगी वहाँ पर एग्रीकल्चर और जो है डेंसली पॉपुलेटेड होगा, तो इसका कारण रहता है कि कांगड़ा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। अब दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर और लिंक करते हैं हम, दौलतदार के साथ ही लिंक करेंगे इसको। यहाँ पर ना आपको विंटर सीजन ऑलमोस्ट जो है वो आपको 5 या 4 मंथ का रहेगा हाई रीजन पे। जब जहां पर भी विंटर सीजन कम होगा वहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा देखी जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे शिवालिक के बारे में, और शिवालिक जो है वो यंगेस्ट माउंटेन भी कहा गया है इनको, फोल्ड माउंटेन्स है, और इनका जो दूसरा नाम है दैट इज मानक पर्वत। तो मौलक पर्वत हो गया आपका धौलाधार, और मानक पर्वत हो गया आपका शिवालिक। अब जो शिवालिक का एक्सटेंड है, देखो हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू में रहता है शिवालिक को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन पोटवार प्लेट्यू जब हम इंडिया लेवल पर बात करते हैं तो इस तरह से जो है वो मैप साथ के साथ में कोशिश करना कि सभी जो है वो मैप साथ में ड्रॉ करें। ऑलमोस्ट यहां पर इस तरह से हम पढ़ते हैं, तो ये वाला जो रीजन है ना जिसको कहा जाता है पोटवार प्लेट्यू, यहां से लेकर ब्रह्मपुत्र वैली यानी कि आपका ईस्टर्न रीजन तक जो है वो एक्सटेंड है शिवालिक का। और शिवालिक जो है वो एक तरह से अब यहां पर इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, क्योंकि जब भी हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं तो इनर आउटर हिमालय इसमें ही कंफ्यूज रह जाते हैं, तो हमें इसको पूरा इंडिया लेवल पर समझना है, क्योंकि क्वेश्चन अभी ऐसा नहीं आता है, सिंपल ही नहीं पूछा जाता। साउदर्न मोस्ट रेंज है हिमालयस की शिवालिक, और किसके बीच में है, बिटवीन मिडल हिमालयस और इंडो गंगटिक प्लेन। ये हो गया मिडल हिमालयस यहाँ पे, और नीचे हो गया इंडो गंगटिक प्लेन्स। तो इस तरह से हम इसको लिंक करके पढ़ सकते हैं। देन एक्सटेंशन क्लियर होता है कि नेपाल में जो शिवालिक का एक्सटेंशन है यहां पर इसको कहा जाता है चूरिया। तो ये चूरिया रेंज जो है वो आपका कहा जाता है नेपाल में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो शिवालिक का जो वेस्टर्न साइड पे अगर हम एक्सटेंड की बात करें तो वाइडर है एज कंपेयर टू ईस्टर्न, क्योंकि ईस्टर्न में आपको स्ट्रीप हिमालयस देखने को मिलेंगे तो वहां पे शिवालिक एब्सेंट रहती है। सिक्किम के बाद शिवालिक नहीं मिलते। मेन फीचर्स जो हमें याद रखने हैं वो दून्स और द्वार। दून्स और द्वार दो इंपॉर्टेंट फीचर्स रहते हैं जो लिंक करते हैं यार। जस्ट अ मिनट, लाइट चलेगी, मैं कनेक्ट कर लेता हूं।